नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद। सभी ऑनलाइन आ गए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं हमारी सभ्यताओं के बारे में, यानी जिससे हमें सीखने को मिला कि हमें खेती कैसे करनी है, हमें व्यापार कैसे करना है। राम 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 राम, सभी को गुड इवनिंग। तो आज अपने राजस्थान में सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता मानी जाती है उसका नाम आता है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा सभ्यता। हनुमानगढ़ वालों को तो पता ही है कालीबंगा सभ्यता कहां पर है। अगर वो लाइव है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के तो वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, कालीबंगा। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरी की पूरी सभ्यता में थाने एक कहानी याद करवा दूंगा, और कहानी ऐसी कि आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो कालीबंगा की बात करते हैं। देखो, कालीबंगा कहां पर है? एक स्थान है पीलीबंगा। कौन सा स्थान है? पीलीबंगा। और पीलीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? हनुमानगढ़। गुरुजी, हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग हुआ था? बिल्कुल हुआ था। 12 जुलाई 1994 को हुआ था, और 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मलाला यूसुफजई दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। कालीबंगा जो है, इसका कालक्रम अगर पूछा जाए तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब क्या है, एक अपने को पता है सी कार्बन 14 डेंटिंग पद्धति जो होती है उसके अनुसार 2300 से 1700 मान सकते हैं। ठीक है, 1700 ईसा पूर्व। अब कालीबंगा की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है उन्होंने कहा कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी। तो पहली कौन सी है भाई? पहली राजधानी है हड़प्पा। अब सवाल तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही पुरानी क्यों है या कोई और क्यों नहीं थी? पहले लोग ये मानते थे कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी है, लेकिन लंदन वीकली नामक एक समाचार पत्र में जॉन मार्शल 1921 में, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उन्होंने ये बताया कि वैदिक काल की सभ्यता से भी पुरानी कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोगों को पता भी होगा कि सबसे पहले मानव ने जिस धातु की खोज की उस धातु का नाम था तांबा। क्या नाम था? तांबा सबसे पहले खोजा गया। और सबसे बाद में जिस धातु का पता लगा उसका नाम क्या है? लोहा है। ठीक है, तो अपने क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तांबा। अब प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? तो मैं यहां कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। प्रश्न पूछ ले ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, तो आप बता देना गणेश्वर सभ्यता जो जननी है, गणेश्वर सभ्यता। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लोहे युगीन सभ्यता कौन सी है? दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, लोहे युगीन सभ्यता कौन सी है? तो आप यहां बता दोगे वैदिक कालीन सभ्यता। लोहे युगीन सभ्यता वैदिक कालीन सभ्यता को कहते हैं, वैदिक कालीन सभ्यता। अब प्रश्न ये आ जाता है सर राजस्थान में एक पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल पूछा गया। पाषाणकालीन कौन सी है? बागोर। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए पाषाणकालीन सभ्यता कौन सी है? बागोर। पाषाणकालीन यानी बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। राजस्थान के संदर्भ में जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ताम्र युगीन कौन सी हुई? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी जिसे कहते हैं अपने राजस्थान में ताम्र नगरी झुंझुनू को कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? नीम का थाना सीकर जिले में है। कहां पर है? नीम का थाना सीकर में। झुंझुनू में कौन सी है? सुनारी सभ्यता है। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखना। लोह युगीन सभ्यता वैदिक कालीन सभ्यता को कहते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। सबसे पहले मानव द्वारा खोजी गई धातु, मानव द्वारा खोज, सर्वप्रथम कौन सी धातु है? तांबा। ठीक है, अब यहां प्रश्न आता है कांसा।
प्रश्न पूछ लिया जाए कांसा किससे मिलकर बना होता है? तांबा प्लस टिन से। तांबा प्लस टिन से मिलकर क्या बनता है? कांसा बनता है। ठीक है, पीतल जो होता है वो किससे बनता है? आप कमेंट करके बताएं। पीतल किससे बनता है? तांबा प्लस जस्ता। बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब। यहां तांबा प्लस टिन कांसा याद रख लेना। अब कालीबंगा में कहानी आपको याद क्या करनी है? आप याद करना कि दो लोग लुगाई, एक को नाम हो अमलानंद घोष और एक को नाम हो सरस्वती। ठीक है, अमलानंद घोष क्या है? उसका पति था, सरस्वती उसकी पत्नी थी। एक दिन पत्नी ने गुस्सा आ गयो, गुस्सा गुस्सा में बेलन चक लियो और 2-4 थप्पड़ मार दिया, और जो अमलानंद घोष है वो मुंह लाल हो गयो। ठीक है, अब आगे की बात सुनते जाना। अब वो उसने बेलन चक्कर मारा और उसका मुंह लाल हो गया और उसको कहा ये लो बेल और ऊंट और इनको ले जाओ और जाकर खेत में चले जाओ। 2 फसल है तुम्हारे पास, एक गेहूं की है और एक जौ की है, इसको ले जाओ और खेत में बुआई करके आओ। वो पूरा दिन बड़ा खेती करते करते वापिस आयो, बिन चक्कर आने लग गया। चक्कर आयो तो एक दीवार में भिड़ गयो, दीवार से टकरा गया और दीवार से जब टकराया तो सिर में चोट लगी, 6 छेद हो गए। ठीक है, तो कहना क्या चाहता था कि जब 6 छेद हो गए वो मरने लगे तो वहां पर हनुमान जी आ गए और उन्होंने भूकंप ला दिया। भूकंप ला दिया तो वहां पर यज्ञ करवाए गए। और ये सारी बातें अगर याद हो जाती है तो अपने आप ये याद हो जाएगा। देखो, खोजकर्ता सबसे पहले किसने बताया कालीबंगा के बारे में? प्रश्न पूछा जाए, टेसीटोरी ने। टेसीटोरी ने किसने बताया भाई? टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी, वही उदीने गांव इटली का है जिसने डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है, जो चारण साहित्य पर शोध करने के लिए आए थे। इन्होंने गंगा सिंह के समय आए और बीकानेर में इनका छतरी बनी हुई है इनकी। ठीक है, इन्होंने बताया सर्वप्रथम ज्ञान या सर्वप्रथम ध्यान इनको लगा। अब बात आता है खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता अभी आपको मैंने कहानी सुनाई है। खोजकर्ता यानी एक अमली व्यक्ति जिसका नाम अमलानंद घोष कर दो आप, अमलानंद घोष, यानी अमल ज्यादा खाता था तो वही खोज की मतलब की पतो लगा सके। तो अमलानंद घोष 1951 से 52, किताबों में 53 भी दिया हुआ है, कोई ज्यादा फर्क कौन पड़ा है, 1951-52 राइट है। उसके बाद में खोजकर्ता तो ये है। फिर उत्खनन करता। उत्खनन करता कौन है? उत्खनन मैंने क्या कहा, बीबी ने उसको थप्पड़ मारा तो मुंह लाल हो गया। तो देखो बी वी लाल और थप्पड़ से बी के थापर, तो आपको याद हो जाएगा ब्रिजवासी लाल। पूरा नाम की है ब्रिजवासी लाल। गुरुजी इंगो बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर। इन्होंने खोज कब की यानी उत्खनन कार्य कब किया? 1961 से 69 तक। ठीक है, लगभग 9 सालों तक यहाँ पर खोज चली। उसके बाद में ये पता चला। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने यहाँ से क्या क्या चीजें मिली, कैसी इनकी नगर की जो सभ्यता है, उस मतलब की जो नगर नियोजन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस नदी के किनारे है, कालीबंगा का क्या शाब्दिक अर्थ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब अपने आगे की बात करते हैं। वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर जरूर कर दियो। कहानी में थाने पूरी चीज लास्ट तक सुन, आपने अगर अंतिम वीडियो पूरा लास्ट तक देखा तो वैसे ही याद हो जाएगी, कोई जरूरत ही नहीं है आपको किसी किताब में पढ़ने की, और इतनी डाटा एक साथ आप लिख लोगे। ठीक है, तो अपने बात कर रहे थे कालीबंगा की। किसकी बात कर रहे थे? कालीबंगा। बंगा इसको कहते हैं पंजाबी में। यहां प्रश्न पूछा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। देखो कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे है सर? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी। गुरुजी घग्गर नदी ने क्या बोलता? घग्गर नदी को बोलते थे सरस्वती। क्या बोलते थे? सरस्वती। कौन सी नदी बोलते थे? सरस्वती नदी बोलते थे। और सरस्वती जो नदी है इसको ऋग्वेद में जो 99 नदियां हैं उनमें सबसे प्रमुख किसको माना गया है? सरस्वती को सबसे प्रमुख माना गया है, सबसे प्रमुख माना गया है। इसको ऋग्वेद में एक नाम भी दिया गया है, वो नाम क्या है? नदीतमा। क्या नाम मिलता है? नदीतमा नाम मिलता है। इसका क्या अर्थ होता है सर? नदियों में श्रेष्ठ, नदियों में
श्रेष्ठ। आज इस सरस्वती वाले स्थान पर कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बह रही है। घग्गर नदी हिमाचल या कालका पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और हिमाचल प्रदेश में कालका या शिवालिक पहाड़ी से, हिमाचल प्रदेश में कालका या शिवालिक पहाड़ी से उद्गम होता है और वहां से हरियाणा में आती है। हरियाणा में एक ओटू झील बनी हुई है। घग्गर नदी के बारे में बता रहा हूं, ओटू झील, ओटू झील। और उसके बाद में ओटू झील के बाद में प्रश्न आता है कि बनवाली सभ्यता है इसके किनारे, हरियाणा में बनवाली सभ्यता। ये दोनों चीज कहां पर है? घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। और उसके बाद राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में इसके किनारे भटनेर दुर्ग बना हुआ है और कालीबंगा सभ्यता है। 465 किलोमीटर इसकी लंबाई, आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसको राजस्थान में क्या क्या नाम से जानते हैं? नट भी इसी को कहते हैं, नाली भी इसी को कहते हैं, मृत नदी भी इसी को कहते हैं, सोतर नदी भी इसी को कहते हैं, दृष्टवती नदी भी इसी को कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम किसके हो गए भाई? घग्गर नदी के नाम हो गए। तो आप इसको नोट कर लेना एक तो। उसके बाद में कि ये काले रंग की चूड़ियां हैं, तो मैंने कहा यहाँ उत्खनन हुआ। स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले जो उत्खनन कार्य है वो कहां पर हो रहा है? कालीबंगा में हो रहा है। ठीक है, अब यहां और बात करते हैं कि यहां क्या है कि इस प्रकार से दो टीले मिले हैं। ये दो टीले हैं, एक का नाम है पूर्वी टीला। क्या नाम है? पूर्वी टीला। एक का नाम है पश्चिमी टीला। क्या नाम है भाई? पश्चिमी टीला। दोनों ही परकोटे से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? परकोटे से घिरे हुए, परकोटे से घिरे हुए। यहां पर पूर्वी टीला है वो जनता का निवास है, जनता का निवास है। पश्चिमी टीले को गढ़ी टीला भी कहते हैं, गढ़ी टीला भी कहते हैं। और यहां किसका निवास होता था? राजा का निवास होता था। किसका निवास होता था? राजा का। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर दो टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला है, एक पश्चिमी टीला है। एक तरफ जनता रहती थी, एक तरफ राजा। मोहनजोदारो फिल्म आई थी, वो फिल्म जरूर देखना, सभ्यताओं के बारे में बहुत सी वहां से अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। अब देखो यहाँ काले रंग की चूड़ियां, कि जो अमलानंद घोष की पत्नी का नाम क्या है? सरस्वती है, सरस्वती है। ठीक है, ये सरस्वती को क्या करता है? वो काले रंग की चूड़ियां ला के देता है, तभी तो गुस्सा आयो। उसके बाद इसने क्या किया? थप्पड़ मारा। तो अपने को वो चीजें पता करनी है जो यहां से प्राप्त हुई है। तो स्क्रीनशॉट और ले लीजिए इसका एक बार। अब आपको मैंने ये तो बता ही दिया ना कि ये जो कालीबंगा है वो तीसरी राजधानी है। प्रश्न कभी और आ जाए, देखो सरस्वती से ही नदी है, सरस्वती माता है, तो मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि ये मात्र सत्तात्मक, यहां परिवार मात्र सत्तात्मक था, लेकिन मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली है, यानी देवी की मूर्ति नहीं मिली, यह भी खास बात है। लेकिन कौन सी व्यवस्था थी? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, आगे बात करते हैं जो उत्खनन में हमें जो चीजें मिली हैं उनके बारे में, उसको भी कहानी के माध्यम से याद करेंगे और बिल्कुल आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी। प्रश्न आप लोगों से लास्ट में मैं बताऊंगा कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ, ये आप कमेंट करके बताएं कि किस इतिहासकार ने कहा, जिसे आज कोरोना फैल रहा है, थान पता नहीं कोरोना फैल रहा है लेकिन बचाव ही उपचार है, तो इन खातर घर बैठ जाओ। नारायण जी सर को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो आ रहे हैं और लगातार यहीं बैठे बैठे आप पढ़ाई करते रहो। 7 बजे आज कंप्यूटर की क्लास होगी और उसके बाद में ये क्लास चल रही है आपकी, कल से साइंस की और भारतीय जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी और करंट की मैंने आज सोचा था लेकिन समय नहीं मिला, फिर बनाएंगे वीडियो उनका। अब अपने बात करते हैं यानी खुदाई से प्राप्त वस्तुओं की, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, यानी क्या क्या मिला है हमको। आपको सिंधु इस कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछे कि ये कौन सी सभ्यता है, ठीक है, इसका भी कालक्रम पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं ना, प्राक हड़प्पा कालीन, या इसको बोल देना हड़प्पा कालीन, या इसको बोल देना हड़प्पोत्तर, इसके बाद वाला, ठीक है, पाक हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन ही बोल सकते हैं उसको। खुदाई से प्राप्त वस्तुएं क्या क्या मिली है, देखो सबसे पहले मैंने कहा कि
कि उसने जब बेलन फेंका तो आप उससे याद कीजिए, बेलनाकार, कहानी से याद करना, बेलनाकार मुहरे, और 2 नंबर बेलनाकार तंदूर। अब मुहरें जो मिली है उस समय पता चलता है कि ये जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के बराबर है। तो यहां से अपने ये कह सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मुहरें प्राप्त हुई है। ठीक है, उनको बेलनाकार हम कहते हैं। सेल खड़ी से बने धातु के सिक्के, सेल खड़ी धातु की मुहरें। बेलनाकार तंदूर हो गए। अब मैंने कहा बेलन फेंका तो उसको कहा भाई ये ऊंट भी ले जा और ये बेल भी ले जा। तो देखो यहां से प्रश्न क्या क्या बनते हैं। ऊंट की अस्थियां, ऊंट की अस्थियां, ये लो भाई एक चीज, और क्या ले जा? बेल, यानी वृषभ की मूर्ति। बिल्कुल सारी चीजें याद हो जाएगी। और क्या करना है? खेत में जाकर कार्य करना है। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, और उसको 2 फसल दी थी, उस फसल का नाम क्या था? गेहूं व जौ की खेती, गेहूं व जौ की खेती। अब यहां पर एक इनके अलावा पढ़े तो अपने 7 नंबर पर कपास के साक्ष्य भी मिले हैं, कपास के साक्ष्य, और इसे कहते थे सिंडन। क्या कहते थे? ठीक है, चावल की भूसी भी यहां पर प्राप्त हुई है। तो गेहूं व जौ की खेती, गेहूं व जौ की खेती यहां होती थी, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ग्रिड प्रणाली पर खेती होती थी, ग्रिड प्रणाली पर खेती होती थी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कहानी के माध्यम से कि उसको बेलन फेंक कर मारा तो बेलनाकार मुहरें, बेलनाकार तंदूर, ऊंट की अस्थियां, वृषभ की मूर्ति, दोहरे जुते हुए खेत, गेहूं व जौ की खेती, कपास के साक्ष्य। अब क्या हो, पूरा दिन वो खेत में काम करियो तो फिर टेंशन होगी। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। टेंशन हो गई तो उसके बाद की बात अपने करते हैं। भी टेंशन जो हुई तो उसने फिर क्या किया, वो आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो टेंशन होगी तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो एक दीवार से टकरा गया। किससे टकरा गया? दीवार से टकरा गया। दीवार थी कच्ची ईंटों की, तो कच्ची ईंटों के मकान। अब ये नहीं है कि कच्ची ईंटों के ही थे, पक्की ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, पक्की ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहां पर पक्की ईंटों से बनी सड़कें मिली हैं। और दूसरी बात, यहां अलंकृत फर्श मिला है, अलंकृत फर्श मिला है। प्रश्न आ जाता है कि सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण पर। सड़कें एक दूसरे को, नोट करते रहो आप सारी बातें, समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। यानी कालीबंगा के समान राजस्थान में कौन सा नगर है जो बसा हुआ है? यानी समकोण पद्धति पर तो जयपुर, ग्रिड प्रणाली पर। ठीक है, ये इस प्रकार से ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब वो यहां टकरा गया टेंशन के कारण, तो उसके चोट लगी, तो यहां मिली है खोपड़ी। क्या मिली है? खोपड़ी। और खोपड़ी में कितने छेद हैं? 6 छेद। यानी अब उसका ऑपरेशन होगा तो किसके प्रमाण मिले हैं? शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। अब यानी एक इंसान को वहां खेत पर भेजा गया, उसकी मृत्यु हो रही है तो उसकी बलि दे दी गई। तो यहां बलि प्रथा, बलि प्रथा प्रचलित थी। कौन सी थी? बलि प्रथा
प्रचलित थी। आपस में बात ना करें, सभी आप कमेंट वीडियो के बाद में कर देना, मैं उनके जवाब दूंगा, ठीक है। बलि प्रथा प्रचलित थी और बलि प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद में बात करें कि बलि प्रथा प्रचलित थी, तो मैंने आपको बताया कि ऐसी घटना घटी, तो आप ये मान लेना कि वहां पर हनुमान जी आ गए। तो हनुमान जी आकर जब उन्होंने पैर रखा तो भूकंप आ गया। क्या आ गया? भूकंप आ गया। तो आगे की बात करते हैं, क्योंकि कहानी के माध्यम से आपको ये याद करवाना है, सभी चीजें याद नहीं रहती है। तो यहां पर क्या आ गया? भूकंप आ गया। तो यहां पर किसके साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले तो लोग कह त्राहिमाम बख्शो महाराज, अरे बख्श देंगा, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों करवाया एक पुरुष से, एक महिला के द्वारा ऐसा काम शोभा कौन देने, पति ने कूट्यो, ठीक है। अब अपने यहां बात कर रहे हैं भूकंप के साक्ष्यों के। तो प्रश्न है कि भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए, उसके बाद में उन्होंने हवन करवाया। हवन यानी तो हवन कुंड, क्या मिले? हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं। क्या मिली है? 7 अग्नि वेदिकाएं। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। तो यहां हवन करवा रहे हैं तो क्या मिलेगा? स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिलेगा भाई? स्वास्तिक चिन्ह, क्योंकि हम यज्ञ करवाते हैं तो ये तो कॉमन सी बात है कि स्वास्तिक चिन्ह मिलेगा। तो ये बात हो गई। फिर वहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो ये मकान है, मान लीजिए ये मकान है, अब इस छत से जो पानी आ रहा है तो यहां पर क्या है कि लकड़ी की नालियां मिली है। लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां, क्योंकि हवन करवा दिया तो बरसात आ गई, तो वो पानी कैसे जाएगा? लकड़ी की नालियों से जाएगा। छत भी लकड़ी के मिले हैं, लकड़ी की छत भी मिली है। लकड़ी की क्या मिली है? छत भी मिली है। अब यहां वो आदमी मतलब कि एक्सपायरी हो गया, तो अपने ये कह सकते हैं कि युगल समाधि मिली है। क्या मिली है? युगल समाधि। युगल समाधि मिली है। और युगल समाधि के बाद में अगर बात करते हैं यहां पर कि एक अंडाकार कब्र मिली है। अंडाकार कब्र मिली है। क्या मिली है? अंडाकार कब्र, जिसको एक नाम दिया गया है, वो नाम आप नोट कर लीजिए, चिरायु कब्र। क्या नाम दिया गया है? चिरायु कब्र। इसको युगल समाधि को प्रतीकात्मक समाधि भी कह सकते हैं। प्रतीकात्मक समाधि भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रतीकात्मक समाधि भी कह सकते हैं। अब क्या है कि यहां एक जो सही चीज जिसको बोलते हैं वास्तविक रूप से हाथी दांत मिला है। यहां पर हाथी दांत मिला है। हाथी को दांत मिले है तो शतरंज के पासे मिले हैं। शतरंज के पासे मिले हैं। मिट्टी के मणके, मिट्टी की आगे होगी, मिट्टी के मनके मिले हैं। मनके का मतलब यहां पर मिट्टी से बने हुए हार, या मैं ये कह सकता हूं कंगन या कुल्हाड़ी, ये सारी चीजें यहां पर मिली है। और कालीबंगा सभ्यता जो है, उनका पालतू जो पशु था वो कुत्ता बताया गया है। क्या बताया गया है? कुत्ता बताया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अपने यहां बात कर रहे हैं, उनके बारे में बताता हूं मैं आपको कि जो कच्ची ईंटें थी जिनसे बसी हुई, तो आपको एक यहां कच्ची ईंटों के मकान मैंने बताए, तो ये प्रश्न आ सकता है कि कालीबंगा को क्या कहते थे? कालीबंगा को क्या कहते थे? दीनहीन बस्ती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीनहीन बस्ती किसे कहते हैं? दीनहीन बस्ती किसे कहते हैं? और जरूर नोट कर लियो कि दीनहीन बस्ती के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा सभ्यता है। यहां पूरा हाथी का दांत मिला है, जो आपको मैंने बताया है, पूरा का पूरा हाथी का दांत कहां मिला है? कालीबंगा सभ्यता में मिला है। और यहां पर क्या क्या मिले हैं कि जैसे समय मापक गिलास, समय मापक गिलास मिला है। और जैसे यहां बात करें मिट्टी के मणके, हार, कंगन, कुल्हाड़ी, तो वहां जाओगे। एक चीज और, कालीबंगा में जो म्यूजियम बना हुआ है जिसकी स्थापना 1985-86 के मध्य हुई, वहां पर जो चित्र है, जो चीजें मिली है, वो सारी फोटोएं मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है वो फोटोएं देख लेना और कमेंट करके बताना कि जो चीजें मैंने बताई है क्या वैसी है, आपको भी वास्तविकता में देखने को मिलेगी। कोई वहां नहीं पहुंच सकता तो हम तस्वीर के माध्यम से और याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना। और यहाँ समय मापक गिलास मिला है। खिलौना गाड़ी मिली है। क्या मिली है? खिलौना गाड़ी। यहां लिख देता हूं,
खिलौना गाड़ी। खिलौना गाड़ी यानी एक बेल सा बना हुआ है और चित्र बने, खिलौना आपको कौन ले रहा था, छोटा होता जना, बात चीज बनी है। खिलौना गाड़ी मिली हुई है, समय मापक गिलास मिला हुआ है। और अपने यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ईंटों से हवन कुंड होगी, अग्नि वेदिकाएं होगी, स्वास्तिक चिन्ह होगी, लकड़ी की नालियां, लकड़ी की छत, ईंटे के बारे में बता चुका हूं। और यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम है कि ईंटों से निर्मित चबूतरे। ईंटों से निर्मित चबूतरे, ईंटों से निर्मित क्या बने हुए, चबूतरे बने हुए हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था रही, कहानी के माध्यम से अपने याद कर ले। अमलानंद घोष था, बिंगलुगाई को नाम क्यों, सरस्वती, सरस्वती को अब क्या कौन सी नदी कहते हैं, घग्गर नदी कहते हैं, नदीतमा श्रेष्ठ कहा गया है। लिपि कौन सी मिली है, देखो लिपि जिसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि मिली है, ठीक है। और सर्पिलाकार आकृति में थी, सर्पिलाकार आकृति में। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई सर, देखो लिख लो, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना वो होती है 1985 या 86, ठीक है। प्रश्न आ जाता है प्रथम कालीबंगा सभ्यता किसे कहते हैं, तो सोंथी सभ्यता को कहते हैं। किसको कहते हैं, सोंथी सभ्यता को। सोंथी सभ्यता कहाँ है सर जी, बीकानेर में। सोंथी सभ्यता ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर को, बीकानेर में। इसको बोलते हैं कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा प्रथम कहते हैं। यार प्रश्न पूछा जाए कालीबंगा की बहन सोंथी सभ्यता को ही मानते हैं या प्रथम कहते हैं। इसकी खोज भी अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी 1952 के समक्ष ही है, ये भी सोंथी सभ्यता है। और फिर एक हनुमानगढ़ में एक और पढ़ते हैं हम, रंग महल सभ्यता, रंग महल सभ्यता। इसकी खोज डॉक्टर हन्ना रिड ने की है, डॉक्टर हन्ना रिड, यानी एक स्वीडिश दल आया था, उसके द्वारा इसकी रंग महल सभ्यता की खोज की गई है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है रंग महल से कि रंग महल कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको रंग महल के बारे में भी बताता हूं। ले लिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो यहां बात कर चुके अपने कालीबंगा सभ्यता की सारी बात। उसके बाद में कोई प्रश्न बचता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अपने प्रश्न पूछा था कि कालीबंगा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, संक्रामक रोग के कारण हुआ, संक्रामक रोग के कारण। और ये बात कौन कहता है, केनेडी कहता है। कौन कहता है, केनेडी कहता है। यहां गांधारकालीन मूर्तियां और 105 तांबे के सिक्के ये प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में कुछ मृद भांड मिले हैं। क्या मिले हैं, मृद भांड। और जी मृद भांड यानी मिट्टी के बने पात्र, मिट्टी के बने पात्र, मूर्तियां मिली है, यानी किसकी, पशुओं की और पक्षियों की। किसकी मिली है, पशुओं की और पक्षियों की। तो आप सारे प्रश्न बता सकते हो, रिपीट कीजिए मेरे साथ साथ सभी कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है, जिसको पहले सरस्वती कहते थे। सरस्वती है जो ऋग्वेद में 99 नदियों में प्रमुख है, उसको नदीतमा कहा गया है। और उसके बाद बात करें, अमलानंद घोष ने उसकी खोज की। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, पहली हड़प्पा सभ्यता है, दूसरी मोहनजोदड़ो है, तीसरी कालीबंगा सभ्यता है। वो घग्गर नदी हिमाचल में कालका या शिवालिक पहाड़ी से उसका उद्गम होता है, राजस्थान में आती है और उसके किनारे भटनेर दुर्ग है। और हमारी ये कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा स्थान है हनुमानगढ़ में। तो आप वहाँ के लोग भी अगर देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट करके बताएं। और उसके अलावा जो कालीबंगा में क्या क्या चीज़ मिली है वो कहानी के माध्यम से बताया कि उसने काले रंग की चूड़ियाँ ला कर दी तो पत्नी ने बेलन उठाकर मारा, मुंह लाल हो गया, थप्पड़ मारा था तो बीके ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर बेलनाकार तंदूर, बेलनाकार मुहरे, ऊंट और बैल के साथ भेज दिया खेती करने के लिए, गेहूं व जौ दे दी। ठीक है, तो गेहूं व जौ की खेती या दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य है। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, कालीबंगा से मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए तो भाई राजस्थान में तो यही है। बाकी अपने विराट सभ्यता की बात करेंगे। विराट की जो सभ्यता है वहाँ अशोक
मौर्य का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, कैप्टन बर्ट ने खोजा था 1837 ईस्वी में, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। कहते हैं वहां पर एक भीमताल भी बना हुआ है। जब द्रौपदी को प्यास लगी तो भीम ने वहां पर पांव से एक तालाब बना दिया था, भीम ताल बोलते हैं उसको, भीमलत तालाब ऐसे बोल सकते हैं, भीमताल है वो, आपको बता दूंगा। और वहाँ पर यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्रा मिली है, यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं मिली है, स्वर्ण मंजूषा मिली है। राम सिंह जो जयपुर के शासक थे उनके समय खुदाई की गई। वहाँ पर ह्वेनसांग आया था जिसने उसको पारयात्र नाम दिया है अपने ग्रंथ सीयूकी में। और 8 बौद्ध धर्म से संबंधित उनको ग्रंथ अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिज्जक की डूंगरी पर कैप्टन बर्ट के द्वारा भाब्रू शिलालेख जो लघु शिलालेख अशोक का, उसकी खोज की गई थी। विराट सभ्यता को पहले विराट नगर के नाम से जानते थे, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट है। आप कमेंट करके बताएं कि विराट की खोज किसके द्वारा की गई है। और उसके अलावा प्रश्न आ जाता है, विराट वर्तमान में शाहपुरा जयपुर के अंदर है और बाणगंगा नदी के किनारे है। ठीक है, बाणगंगा को रुंडित नदी कहते हैं, ताला नदी कहते हैं। सारी जानकारी है, सभी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दिए, थान अच्छो लगे तो ठीक है। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर देते हैं कि भविष्य खराब कर रहा हूं। अगर किसी को ऐसा लगता है तो जरूर आप मुझे बताएं कि हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका भविष्य खराब कर रहा हूं, तो आप वीडियो मत देखा कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका भविष्य बनाना मेरे लिए ज़रूरी है, ना कि आपके लिए खराब करना ज़रूरी है। क्योंकि आज आप मुझे कुछ भी कह दो, लेकिन मैं तब याद आऊँगा जब आप पेपर दे रहे होंगे और उसमें ये सारे प्रश्न मिल रहे होंगे, तब आपको मैं याद आऊँगा और वो दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उस दिन आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इनके जो खेत होते थे ना, वहां पर क्या है, कुएं वगैरह मिले हैं, तो वो सारी जानकारी आप देख लेना किताबों में भी। प्रत्येक घर में कुएं मिले हैं। इनमें जो स्वाधान की जो प्रक्रिया होती थी वो 3 प्रकार की होती थी, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और एक जिसे दाह संस्कार कहते थे। आंशिक स्वाधान जो होता है उसके अंदर तो कह सकते हैं कि उसको दफना दिया जाता था। पूर्ण स्वाधान में उसके साथ वस्तुएं रख दी जाती थी जो वो काम में लेते हो, चाहे वो दारू पीते हो, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ की चीज़ें। दाह संस्कार में आपको पता जला दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, इनको मार्कर को। चलो ठीक है, जय हिंद साथियों, धन्यवाद। आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे।